हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके पहले हम बहुविकल्पी का 2 वीडियो बना चुके हैं, अति लघु उत्तरीय का 2 वीडियो और लघु उत्तरीय का भी 3 वीडियो बना चुके हैं। ये लघु उत्तरीय का पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, इसके पहले आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम बाल विकास का राजन सीरीज से लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 60 हम लोगों का है। स्मृति को परिभाषित कीजिए, स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो हम लोग पहले स्मृति को समझ लेते हैं। स्मृति जैसे पीछे का हम कुछ लोग कुछ ज्ञान सीखे हुए उसका स्मरण करना, उसका ध्यान करना स्मृति कहलाता है। तो इसे किताबी भाषा में हम लोग बुडवर्थ वैज्ञानिक के अनुसार किस तरीके से लिख सकते हैं, जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। अब स्मृति के प्रकार कौन कौन है? सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति। तो हम लोग क्रमवार देखते हैं सक्रिय स्मृति का। जब सक्रिय स्मृति, जब कोई तथ्य या घटना आवश्यकता पड़ने पर तत्काल स्मरण हो जाती है तो ऐसी स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। निष्क्रिय स्मृति क्या है? कुछ बातें बिना किसी प्रयत्न के ही स्मृति में बनी रहती हैं, इस प्रकार की स्मृति को निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। अगला हम लोगों का तात्कालिक स्मृति, किसी तथ्य को याद करने के बाद तत्काल याद आ जाना ही तात्कालिक स्मृति कहलाता है। अब अगला हम लोगों का अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति क्या है? कुछ तथ्य एक बार स्मृति का अंग बन जाने के बाद कभी नहीं भुलाए जाते हैं, जैसे विवाह, मृत्यु, इस तरीके से यह अस्थायी स्मृति है। अगला है व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति क्या है? भूतकाल व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जो स्मृति बनती है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। अब अव्यवस्थित स्मृति क्या है? दूसरे लोगों को सुनकर जो बातें सीखी जाती हैं उन्हें अव्यवस्थित स्मृति कहते हैं। अब अगला है हम लोगों का तार्किक स्मृति। इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क और चिंतन होता है। अगला है तार्किक यांत्रिक स्मृति। कुछ कार्य यंत्रवत स्वतः ही होते हैं, इन्हें यांत्रिक स्मृति कहा जाता है। अगला स्मृति के प्रकार में है हम लोगों का शुद्ध स्मृति। जिस क्रिया द्वारा व्यक्तिगत ढंग से ज्ञान सीखा जाता है उसे शुद्ध स्मृति कहते हैं। अगला शारीरिक स्मृति क्या है? स्मृति प्रकार में शारीरिक स्मृति, यह भी एक प्रकार की आंतरिक स्मृति है। टाइपिंग करना, साइकिल चलाना, इसी प्रकार की स्मृति को शारीरिक। अब रटंत स्मृति क्या है? जो तथ्य रट कर याद किए जाते हैं वे रटंत स्मृति कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से किस टाइप से पूछा जा सकता है? सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के प्रकारों को संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो हम लोग पहले सांख्यिकी से आंसर देख लेते हैं, डिक्शनरी कैसे लिख सकते हैं। जैसे सांख्यिकी में क्रमबद्ध ज्ञान होता है, इसे काल और विज्ञान दोनों माना जाता है। जैसे एक वैज्ञानिक हैं बावले, इनके अनुसार सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का ऐसा संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। अब अगर क्रस्टन और काउंडेन इनके अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक तथा तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा विवेचन कहा जा सकता है। अब सांख्यिकी के प्रकार वर्णनात्मक सांख्यिकी और प्रभावात्मक सांख्यिकी 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान एवं रुचि में संबंध क्या है? एक ऐसी सूची बनाएं जिससे आप कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसका आंसर हम लोग राजन सीट से जैसे इसमें दिया, कैसे हम अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग हेडिंग डाल के ध्यान एवं रुचि के में संबंध लिख के ध्यान एवं रुचि के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। जैसे ध्यान रुचि पर आधारित है, रुचि ध्यान पर आधारित है, रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के 2 पहलू हैं। इस तरीके से 3 इसमें हेडिंग बन सकती है। तो ध्यान रुचि पर आधारित है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उस वस्तु की ओर आकर्षित होता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इस प्रकार स्पष्ट ही ध्यान रुचि पर आधारित होता है। अब अगला है रुचि ध्यान पर केंद्रित है। इसको कैसे लिखें? इस मत के अनुसार रुचि का आधार ध्यान है। एक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान लगाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इस तरीके रुचि ध्यान पर केंद्रित होता है। अब अगला हम लोग जैसे रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं तीसरे मत के
समर्थक यह मानते हैं कि रुचि और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस संबंध में राष्ट्र वैज्ञानिक का यह कथन अत्यंत सटीक है कि यदि ध्यान और रुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, पहलुओं के समान है। यदि रुचि के कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान के कारण उस वस्तु के लिए उसमें उसकी रुचि जागृत हो जाती है। अब सूची में हम लोग पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं, जैसे बच्चों से पौधे रोपण कराया जाए जिससे उसकी वृक्षारोपण एवं प्रयोग संरक्षण में रुचि का विकास हो सकता है। और बच्चों में हैंडीक्राफ्ट का प्रयोग का कार्य करवाया जाए जिससे बच्चे किसी न किसी वस्तु का निर्माण कार्य सीख सकें और उस निर्माण कार्य में अपनी रुचि का विकास कर सकें। अब अगली पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं रुचि और ध्यान में, जैसे छात्रों से मिट्टी के खिलौने बनवाए जाए जिससे रंग आदि करवाए जाए, उसको खिलौने को रंगा जाए। इस प्रकार छात्रों की चीज़ों को पेंट करने की कला का विकास होगा। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है कि आप कक्षा में बच्चों के भूलने की प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय बताइए। लिख सकते हैं इसको, कक्षा कक्ष में छात्रों की भूलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए छात्रों को किसी क्रिया को चित्र के चिन्हों के साथ समझाना चाहिए जिससे उनके मस्तिष्क में उस पाठ्यवस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन सके। अधिकांशतः जब पाठ्यवस्तु नीरस और उबाऊ लगती है तो छात्र उसे जल्दी भूल जाते हैं। अतः पाठ्यवस्तु को रोचक बनाकर छात्रों को भूलने की क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अब भूलने की गति को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नीरस पाठ्यवस्तु को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाए, कठिन पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति किया जाए, जटिल विषय वस्तु को सरल करके समझाया जाए, पाठ्यवस्तु को चित्र और चिन्हों की सहायता से उसे समझाया जाए ताकि उसे अधिक समय तक याद रहे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है शिक्षा का क्या अर्थ आशय है, शिक्षा की आवश्यकता एवं उद्देश्य महत्व बताइए। तो शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा बालक में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जा सकता है। शिक्षा जीवन भर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ सीखता रहता है। एक वैज्ञानिक है प्लेटो के अनुसार शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। अब फ्राम्बेल के अनुसार क्या है, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाता है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक एवं वयस्क के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम क्षमताओं का सर्वगुण विकास यानी पूरा विकास प्रकटीकरण से होता है। रूसो के अनुसार जीवन ही शिक्षा है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व में क्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अंतर्निहित क्षमताओं एवं शक्तियों का विकास करना, जन्मजात प्रवृत्ति का परिमार्जन करना, नैतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, ज्ञान में वृद्धि करना, जीवन की तैयारी, आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान कराना, राष्ट्रीय उत्थान, राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, जनतंत्रीय मूल्यों का विकास करना। इस तरीके से अब उसके उद्देश्य में हम क्या लिख सकते हैं, शिक्षा के जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना, पुरुषार्थ की सिद्ध को प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, नैतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना। अब इसी प्रकार से शारीरिक विकास में मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, जीविकोपार्जन एवं कुशलता का विकास करना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, मानकों के आधार को समझाइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आशय हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। एक वैज्ञानिक है गैरेट, इनके अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का दोहरा महत्व है। पहला, यह समूह के सब प्राप्तांकों के औसत को व्यक्त करके समूह की योग्यता को व्यक्त करता है। दूसरा क्या है, यह हमको दो से अधिक छात्रों की योग्यता की तुलना में सहायता देता है। अब मानकों के प्रकार के लिए प्रवृत्ति के 3 मानक बताए गए, जैसे मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। इस तरीके से अब मध्यांक हम लोग समझ लेते हैं, मध्यांक क्या है, मध्यमान क्या है। जैसे मध्यमान क्या है, इसका दूसरा नाम औसत है, इसको सांख्यिकी मध्यमान कहते हैं। मध्यमान ज्ञात कैसे किया जाता है, मध्यमान निकालने के लिए उनकी कुल संख्याओं से भाग देते हैं। जैसे 1, 2, 5, 7, 8 है प्राप्तांक, इसको जोड़ के 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के 5 से भाग देंगे, उसका मध्यमान निकल जाएगा।
अब अगला है मध्यमान दो प्रकार से निकाला जा सकता है, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों, वर्गीकृत आंकड़ों। अब अवर्गीकृत आंकड़ों के सूत्र होता है मध्यमान प्राप्तांकों का योग प्राप्तांकों की संख्या, जैसे ऊपर है। वर्गीकृत आंकड़ों का जैसे सिग्मा fx बटा n इस तरीके से निकाल सकते हैं, जहाँ यम मध्यमान है और सिग्मा है योग, यफ आवृत्ति, यक्स वर्गांतरों के मध्य बिंदु है। इस तरीके से अब मध्यांक कैसे निकाला जा सकता है? मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रवृत्ति का मान मापक है। अब टेट के अनुसार मध्यमांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, जिसके ऊपर के आधे प्राप्तांक होते हैं। अब बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का मापक है। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन, हाँ, इसमें थर्ड कोण अनुसार दिया गया है, जैसे दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मध्यमान। इस तरीके से बहुलक निकाला जा सकता है अगर दिया हो तो माध्यिका माध्यमान। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, थार्नडाइक के गौण नियम का विवेचन कीजिए। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, थार्नडाइक ने अपने गौण नियम 5 गौण नियम दिए हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। पहले हम लोग क्रमवाइज देखते हैं, जैसे बहु अनुक्रिया का नियम। यह नियम थार्नडाइक द्वारा गौण का नियम बताया गया है। इस नियम के अनुसार नवीन परिस्थितियों में प्राणी तब तक अनुक्रिया करता है जब तक उसे वांछित सफलता न मिल जाए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग मनोवृत्ति का नियम है गौण नियम में। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के समग्र दृष्टिकोण या मनोवृत्ति से निर्देशित होती है। प्राणी उस कार्य को अच्छे ढंग से करता है जिसे वह करने में मनोवृत्ति रखता है, उसका मन कहता है। अब आंशिक क्रिया का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत एवं असंगत तत्वों को पहचान कर केवल सुसंगत तत्वों को प्राप्ति अनुकृत करता है। अब सादृश्यता क्या है? सादृश्यता का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस तरह वह अनुक्रियाएं वह लगभग समान या सादृश्य परिस्थितियों में पूर्व में करके सफलता प्राप्त कर चुका है, उसी तरीके से। अब साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है। इस नियम में हम लोग लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से ऐसे कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह समर्थ हो। वस्तुतः यह नियम अनुबंध के संबंध की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, थार्नडाइक के प्रमुख नियमों का विवेचना कीजिए। सीखने के तत्परता के नियम से आपका क्या तात्पर्य? थार्नडाइक ने 3 नियम दिया, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। इस तरीके से 3 नियम दिया। तो हम लोग क्रमवार देखते हैं अभ्यास के नियम में थार्नडाइक ने क्या बताया है। में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इस नियम के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर अभ्यास से उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच बंधन सुदृढ़ होता है। इसके विपरीत अभ्यास अथवा पुनरावृत्ति की कमी इस बंधन को शिथिल करती है। सीखने का मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह नियम स्वीकार किया गया है तथा प्राणियों के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में अभ्यास के इस नियम को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब प्रभाव का नियम थार्नडाइक द्वारा किस प्रकार दिया गया? इस नियम के अनुसार जब किसी उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य कोई ऐसा परिवर्तन बाध्य बनता है जिसके साथ वह उपरांत कोई संतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न होती हो, तब अन्य बातों के समान रहने पर यह उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सुदृढ़ होता है, जबकि उद्दीपन अनुक्रिया बंधन के साथ साथ उपरांत असंतोष परिस्थिति उत्पन्न न होने पर शिथिल हो जाता है। अब तत्परता का नियम क्या है? इस नियम का आशय यह है कि बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसे परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि बालक में नवीन ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो तथा वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हों। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को ब्रूनर के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ब्रूनर ने भी जीन पियाजे के बाद संज्ञानात्मक विकास का कार्य किया एवं संज्ञानात्मक विकास के 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, जो इस प्रकार है, जैसे क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। ब्रूनर के अनुसार क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने वातावरण को क्रियाओं अथवा प्रक्रियाओं प्राणियों के द्वारा समझने का प्रयत्न करता है। हाथ पैर चलाना तथा साइकिल चलाना आदि बालकों
को उसके वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करके सहायक होते हैं। किसी वस्तु को समझने हेतु उसे पकड़कर मोड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता है, यह क्रियात्मक अवस्था है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था क्या है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति विकसित अवस्था में मिलती जुलती है। संकेतात्मक अवस्था क्या है? अब ये ब्रूनर के सिद्धांत में संकेतात्मक अवस्था में बालक की क्रियात्मक एवं प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से हो जाता है। बालक भाषा, तर्क, भाषा तथा गणित सीख लेता है। उसका प्रयोग करते बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है 2019 में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, शिक्षक संबंधी कारक, विषय वस्तु से संबंधी कारक। तो अधिगमकर्ता से संबंधित कारक क्या हो सकता है? बाल विकास के अधिगम में प्रभावित करने वाले कारक में जैसे अधिगमकर्ता से संबंधित हो सकता है अधिगम की इच्छा, शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, आकांक्षा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिपक्वता, परीक्षण, सीखने में सामान्यीकरण की योग्यता। अब शिक्षक में संबंधी कारक क्या हो सकता है? विषय का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, शिक्षक की विधि बताने की अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तिगत भेदभाव का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, बालक केंद्रित, बाल पर शिक्षा पर बाल, समय सारणी, अनुशासन होना चाहिए। अब अगला है हम लोगों को विषय वस्तु संबंधी कारक। विषय वस्तु की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, विषय वस्तु का आकार, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम सही होना चाहिए, भाषा, विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्ण श्रव्य दृश्य सामग्री होना चाहिए, विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर होना चाहिए। वातावरण संबंधी कारक कैसा हो? शिक्षा के अनौपचारिक साधन, शिक्षा के निरपचारण साधन, वंशानुक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इस संधिकाल का शिक्षक तथा अभिभावक के लिए क्या महत्व है? तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तब उसकी वयस्क संधि अवस्था होती है। वह धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है। उसका शरीर किशोरावस्था की तरफ परिवर्तित होने लगता है, लेकिन मन एवं समय अभी बाल्यकाल में ही होता है। शिक्षक तथा अभिभावक को इस समय उसको बहुत सहजता से किशोरावस्था के लिए तैयार करना चाहिए। उसका निर्देश स्वाभाविक होना चाहिए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस समय शिक्षक तथा अभिभावकों को उसके तेजी से होने वाले संयोगात्मक विकास को समझना चाहिए और उसके विरोधी मनोदशा को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग पूछा जा सकता है, जैसे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण प्रविधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे शोषक परीक्षण, विषय प्रत्यक्ष परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। इस तरीके से व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण विधि में तो शोषक परीक्षण क्या? इस परीक्षण का निर्माण मनःचिकित्सक हरमन शोषक ने किया था। इसमें 10 स्याही के धब्बे का प्रयोग किया गया था। ये सभी रचना रहित तथा अस्पष्ट होते हैं। इसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। अब विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण क्या है? व्यक्तिगत मापन प्रक्षेपण में, तो इसको हम लिख सकते हैं, यह प्रक्षेपी परीक्षण TAT के नाम से जुड़ा है, जिसे मरे एवं मार्गन ने 1935 में। इसमें कुल 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन कार्डों का प्रयोग परीक्षार्थी की आयु एवं लिंग के आधार पर किया जाता है। पूरे परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया। पूरे परीक्षण में केवल 20 चित्रों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से अब शब्द साहचर्य परीक्षण क्या है? यह विधि व्यक्तित्व निर्माण की पुरानी विधि है। इसमें उद्दीपन तथा अनुक्रिया के संबंध का मूल्यांकन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए, मध्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे
ABCDEFGH इस तरीके से 8 विद्यार्थी उनको इस तरीके से अंक प्राप्त हुए। उसका क्या पूछ रहा है हम लोग को? मध्यमान। तो ऊपर हम मध्यमान का सूत्र पढ़े हैं, पूरी संख्या को काउंट करके उसमें उस संख्या से भाग देते हैं जितनी, जैसे 8 संख्या है तो 8 संख्या से भाग देते हैं, वही हमारा मध्यमान निकल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सांख्यिकी के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे राज्य एवं सार्वजनिक संस्थानों के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है, प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है, व्यापार वाणिज्य तथा उद्देश्य के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण है, बैंक, बीमा कंपनी, रेलवे प्रशासन के लिए सांख्यिकी महत्वपूर्ण उपयोगी है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक में छात्रों की रुचि, बुद्धि, योग्यता, उनकी प्रगति का माप सांख्यिकी रीति द्वारा संपन्न होती है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, कल्पना का संबंध अतीत के अनुभव से होता है। कल्पना में सदैव नवीनता का तत्व विद्यमान रहता है। जब बालक किसी तत्व को कल्पना करता है तो वह कुछ नवीन का अनुभव करता है। सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए कल्पना आवश्यक होती है। बालक कल्पना के द्वारा अपने पूर्व अनुभवों को निष्कर्ष निकालकर जो नवीन समग्र प्राप्त करता है उसे पुनर्गठन कहा जाता है। अब कल्पना को परिभाषित किस तरीके डांबिवल वैज्ञानिक किए हैं, रायबर्न ने किए हैं। इसके अनुसार डांबिवल के अनुसार मनोवैज्ञानिक में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रायबर्न के अनुसार कल्पना हमारी प्रतिमाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। यह हमको अतीत के अनुभवों को किसी ऐसी वस्तुओं की रचना करने में सहायता देती है जिनका पहले कभी अस्तित्व नहीं न था। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या है? सीखने हम लोग लिख सकते हैं इसको, सीखना और परिपक्वता आपस में संबंधित है। ये दोनों मिलकर बालक के विकास में सहायक होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के अत्यंत संबंधी मिले जुले होते हैं। उसको पृथक करके देखना कठिन है। परिपक्वता व्यक्ति की एक स्वाभाविक अभिवृत्ति या किसी विशिष्ट परिस्थिति के अभाव में भी अनवरत रूप से चलती रहती है। बालकों की परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उसमें यह अभिवृत्ति अवश्य होती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परिपक्वता एक सत्य है। परिपक्वता सीखने की गति पर प्रभाव डालती है। अतः यह आवश्यक है कि सीखने की प्रक्रिया में परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखा जाए। यदि क्रिया में अभ्यास यानी प्रैक्टिस जिसका परिपक्वता स्तर प्राप्त नहीं हुआ है प्रभावशाली ना होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? मानसिक थकान के दो प्रकार होते हैं, मानसिक थकान, एक शारीरिक थकान। अधिक देर तक मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क थक जाता है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहता है, अवधान केंद्रीकरण नहीं हो पाता है तथा चिंतन एवं अवबोध की शक्ति मंद पड़ जाती है। यह अवस्था मानसिक थकान कहलाती है। मानसिक थकान। अब शारीरिक थकान क्या होती है? शारीरिक थकान वह अवस्था होती है जब शरीर के कार्य करने की क्षमता कम रह जाती है, शरीर के विभिन्न काम शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति विश्राम करने के लिए इच्छुक हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक थकान एक दूसरे से संबंधित है। प्रत्येक कार्य में थोड़ी बहुत शारीरिक एवं मानसिक थकान अवश्य होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत को समग्रीकृत सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जा सकता है। सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक वर्धमान अधिगम का गेस्टाल्ट भी इन्हीं सिद्धांत से प्रतिपादित किया है। ठीक है, कोहलर के समग्र रूप से किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक आकृति समग्र होती है जिसकी विशेषता को ज्ञात करना होता है। उदाहरण के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम करते हुए सीखते हैं, जब कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जिन्हें हम दूसरों को करते हुए देखकर सीखने लगते हैं। अतः इस प्रकार का सीखना सूझ द्वारा सीखा जाता है। अब गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित एवं तात्कालिक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, अधिगम सीखने की विशेषता लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना केवल
मनुष्य का ही काम नहीं बल्कि पशु और पक्षी भी सीखते हैं। इसके अलावा सीखने की प्रक्रिया सर्वत्र चलती ही रहती है। अधिगम सीखने की प्रक्रिया, इस तरीके से हम सीखना सार्वभौमिक होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सीखना कुशलदायक भी है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य अथवा कार्य को सीख जाता है तो उसे करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। यही नहीं, वह उस कार्य को करने में कोई त्रुटि नहीं करता। इस प्रकार त्रुटि का अभाव सीखने की प्रक्रिया का एक लाभदायक परिणाम है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सीखने का सक्रिय होता है, सीखना सक्रिय होता है। इसमें हम लोग लिखते हैं, सीखने हेतु बालक को सक्रिय होना आवश्यक होता है। जब तक बालक सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है वह ठीक प्रकार से सीख नहीं सकता। शिक्षण की प्रगतिशील विधियां बालक की क्रियाशीलता पर जोर देती है, इस तरीके से। अगला अब इसमें जो सीखने की प्रक्रिया है हम लोगों को कई पॉइंट में दिया गया है। जैसे अधिगम सीखने की विशेषता में, जैसे अगली विशेषता हम लोग सीखने की विशेषता है, सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। किसी कार्य को मशीन की भांति नहीं सीखा जा सकता है। सीखना हमेशा विवेकपूर्ण होता है, जिससे कार्य को करने में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। उसी कार्य किया जा सकते उसी कार्य को शीघ्रता से सीखा जा सकता है। यदि बालक उसमें सीखने में असमर्थ तो इस कारण यह हो सकता है वह उस कार्य को समझने में असमर्थ हो। अब अगला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अब इतना लंबा दिया है सीरीज में, हम लोग इतना तो लंबा लिखेंगे नहीं क्योंकि हम लोग 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो हम लोग कुछ मेन पॉइंट को लिखेंगे। जैसे इसमें बढ़िया सीखने में शारीरिक कुशलता तथा अर्जन, इसको जैसे लिख सकते हैं, सीखने की प्रक्रिया के द्वारा बालक के अनेक शारीरिक कुशलता प्राप्त करना, खड़ा होना, चलना, दूध पीना, दौड़ना आदि सीखने के परिणाम होते हैं, इस तरीके से। अब इसमें हम लोग सीखने व्यवहार में परिवर्तन, जैसे जैसे जो आसान पॉइंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर तथा नवीन परिस्थितियों के संपर्क में आकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार सीखना परिवर्तन व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आकर अपना विचार एवं तथा भावनाओं में परिवर्तन लाता है, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, सीखने को प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं। कई प्रकार की प्रभावशाली विधियां हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट विधियों को देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इसमें प्रभावशाली विधियों में सीखने के है, पहली विधि हम लोग निरीक्षण करके, निरीक्षण यानी देख करके, कोई सब वस्तु रखी हुई है उसके देख करके हम लोग कैसे सीख सकते हैं। जैसे निरीक्षण से हमारा आशय किसी केंद्र बिंदु पर अवधान केंद्रित करना। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि बालक की शिक्षा में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। अमूर्त वस्तुओं पर बालक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। निरीक्षण के विषय में सिम्पसन का कथन है, निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करना, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। अब हम लोग ये सीखने की प्रभावशाली विधियों में दूसरी विधि परीक्षण करके सीखना। एक तो निरीक्षण देख करके, अब दूसरा परीक्षण खुद करके, नवीन तथ्यों की खोज करना वास्तव में सीखना है। छात्र परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंट द्वारा किसी नई बात को खोज कर सकता है। परीक्षण के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार बालक जिन तथ्यों को सीखता है वह उसके ज्ञान के विभिन्न अंग बन जाता है। पुस्तक के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु यह सीखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना स्वयं परीक्षण करके सीखना महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से सीखने के अब जो है सीखने की प्रभावशाली विधि हम अगली विधि में लिख सकते हैं। जैसे सूझ का सिद्धांत, सूझ के सिद्धांत निरीक्षण घटनाओं के विषय में सही विचार प्राप्त करने का साधन सूझ निरीक्षण के अंतिम क्रिया समझी जाती है। निरीक्षण में किसी वस्तु का पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इस क्रिया में किसी वस्तु उचित और पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब अगला है विभेदीकरण। किसी विभेदीकरण में करके हम लोग कैसे सीखते हैं। विभेदीकरण में व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाता है। वह इस बात का चयन करता है कि पुराने अनुभवों में समस्या के समाधान हेतु उसे किसी अनुभव को प्रयोग में लाना चाहिए। इस चयन के बाद ही वह अपनी सूझ का प्रयोग करता है और सीखने का प्रयोग करता है। अब प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने बताया है जब किसी कार्य को सीखने का प्रयास किया जाता है तो आरंभ में त्रुटि होती है, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद कार्य करने में वह सफल हो जाता है। इसी कारण इस प्रकार के सीखने की सफलता प्रक्रियाओं को चयन द्वारा सीखना भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे
80 नंबर का क्वेश्चन, राजन सीरीज का किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोधी की अवस्था एक किसका कथन है? किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जिसमें तरुण से प्रारंभ होती है और परिपक्वता के उदय होने पर समाप्त होती है। किशोरावस्था का प्रारंभ 13 से 14 वर्ष से होता है, परंतु वैयक्तिक अंतर होने के कारण इनकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों का तरुण काल विभिन्न आयु से शुरू होता है, अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ किसी से तभी से माना जाता है। यह अवस्था लगभग 18 से 19 तक मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिक इसे 21 वर्ष तक मानते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसको हेडिंग डाल के हम लोग लिख सकते हैं, किशोरावस्था वह समय जिसमें विकासशील व्यक्ति व्यवस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण बढ़ता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में सबसे अधिक अपराध होते हैं। किशोर में व्यवहार संबंधी समस्याएं सबसे अधिक इसी अवस्था में पाई जाती हैं। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली काम वासना किशोर एवं किशोरियों के जीवन में विशेष प्रभाव डालती है। उसमें व्यक्तित्व का प्रत्येक एवं इसमें प्रभावित उसके व्यवहार में प्रकृति इसी पर निर्भर होते हैं। स्टेन हाल वैज्ञानिक है, इन्होंने किशोरावस्था को बड़े बाल तूफान तथा तूफान की अवस्था कहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है? जैसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, भाषा का विकास, रटना की आदत, स्पष्ट पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं भाषा का विकास, भाषा को चिंतन पर आधारित किया जाता है। चिंतन को स्पष्ट रीति से भाषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब रटने की आदत को दूर करना, जिन बालकों की रटने की आदत पड़ जाती है, चिंतन करते ही नहीं तथा तथ्यों को बिना समझे रट लेते हैं। अध्यापकों को बालकों की इस आदत को नियंत्रण करना चाहिए। वे जो कुछ पढ़ें वो सीख के पढ़ें। अब इसमें अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, मानसिक विकास में विभिन्न पक्षों के विकास के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम हम लोग लिख सकते हैं, जैसे संवेदन, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि। ये दोस्तों आप लोग हेडिंग याद कर लेंगे तो हर क्वेश्चन में हेडिंग लिखने में काम में आएगी। जैसे इधर उधर करके हम लोग लिख सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना, स्मरण करना। ये हेडिंग आप लोग याद कर लेंगे तो और क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, एक विधि का वर्णन कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, व्यक्तित्व मापन की विधियों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि। तो इसको हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत मापन की विधि में। जैसे आत्मनिष्ठ विधि है जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा लेखन विधि, निरीक्षण विधि। अब वस्तुनिष्ठ में जैसे मापन रेखा हो गया, समजातीय विधि हो गया, शारीरिक परीक्षण हो गया, परिस्थिति परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व सूचियां संचय। अब प्रक्षेपण विधि हो गया, इसमें जैसे सोच का स्याही धब्बा पड़ना, प्रशासनिक अंतर्बोध्य परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध्य परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण। इस तरीके से। अब इसमें जैसे आत्मनिष्ठ विधि में जैसे अब जीवन इतिहास, इसको अलग अलग कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे देखते हैं जीवन इतिहास विधि में, इस विधि को मनोवैज्ञानिक ने चिकित्सा शाखा से ग्रहण किया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भ धारण के समय से जो घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयार करते हैं। उसके बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्र करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें व्यक्ति 3 तरह की सूचना एकत्र करता है, जैसे प्रारंभिक सूचना, बीता इतिहास, वर्तमान अवस्था। इस तरह की सूचना एकत्र करने में व्यक्ति विभिन्न प्रविधियों, साक्षात्कार, प्रश्नावलियों इत्यादि का प्रयोग करता है। दोस्तों हम लोगों का बाल विकास पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का सीरीज राजन सीरीज में 2018, 2019, 2022 का मॉडल पेपर दिया है। इसको हम लोग हल करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। राजन सीरीज का हम लोग पूरा बाल विकास का पूरा लगभग कवर अप कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।